जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फिजिक्स में, वो है आपके उसके न्यूमेरिकल्स। चाहे आप बिहार पुलिस का पेपर उठाओगे, चाहे आप दरोगा का अभी का पेपर है वो भी उठाओगे जो अभी प्री में हुआ है, चाहे आप बिहार के बीएसएससी के कुछ पेपर उठाओगे, ठीक है, जो भी एग्जाम उन्होंने कंडक्ट किया, सब में आपके न्यूमेरिकल्स दिखेंगे। हमारा जो अभी टारगेट है, आप दरोगा मेंस देने वाले हो, मद निषेध देने वाले हो, या आप बीएसएससी देने वाले हो, उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। की नोट्स इसका आप जरूर बना लीजिएगा। बाकी जो श्योर सिलेक्शन जो आपका ग्रुप है, जुड़ने के लिए लिंक हमने नीचे भी दे दिया है, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मद निषेध देने वाले हो, अब आपके पास समय नहीं है तो जल्दी से जुड़ जाना है, और रूटीन वाइज जो भी चीजें आपको दिए जा रही है, प्लस टेस्ट के साथ वीडियो पीडीएफ सब चीज, उसको आपको बस करना क्या है, रूटीन देखना है, वीडियो और आपका पीडीएफ, बस आपका हो जाएगा। दरोगा दे रहे हो चाहे मद निषेध या बीएसएससी, नीचे लिंक है। एक चीज और, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कंप्लीट किया था, उसी प्रकार से हम लोग, ठीक है, फिजिक्स में भी कल से एक दिन छोड़ के आपका जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप है उसमें आपका इसका एनालिसिस वीडियो आएगा बाइलिंगुअल, जो एक क्लास 10 और 11 को मिला के ये फिजिक्स का बनाएगा। बहुत मेहनत किया गया है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। इसके वीडियोस में आपको पता चलेगा, मैं आपको लिख के देता हूं, इतने चीज आप सीखोगे। अभी जो एनसीईआरटी जो आपका साइंस वाला हमने स्टार्ट, पीडीएफ तो हमने दे दिया, वीडियो अब आपको दिया जाएगा। यू विल बी अमेज्ड कि हाँ ये चीज भी होता है। स्टार्ट करते हैं। बाकी यहां मुझे पहली बार देख रहे हो और सच में आपका टारगेट इक्वेशन, मुझे सच में वर्दी लेना है सर, एनी हाउ इस बार मुझे वर्दी क्रैक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज मैंने बता दिया, बिहार पुलिस श्योर सिलेक्शन, अगर आप मद निषेध जो भी दे रहे हो नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। उसी प्रकार से मेंस का भी देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। एक एक क्वेश्चंस जो आए हुए हैं बस हमने वही लिया है यहां, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस को कनेक्ट करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि हमें क्या करना है कि फैक्ट्स भी याद रखना है, कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स, ठीक है। सिलेक्शन देखिए क्या बोले, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का संवेग, संवेग मतलब होता है मोमेंटम, ठीक है, संवेग 40 केजी मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है तो लगाया गया बल कितना होगा, ठीक है। ये मोमेंटम का जो कंसेप्ट है, बहुत सारे इससे क्वेश्चंस पूछे गए। और सबसे जो बेसिक क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्रिकेटर जब बॉल कैच करता है तो हाथ अपना पीछे क्यों खींचता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सब क्वेश्चंस डील करेंगे, एक एक क्वेश्चन से 5-5, 10-10 क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग मोमेंटम का बात करते हैं, ठीक है, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। देखो जब भी हम लोग मोमेंटम का बात करते हैं, ठीक है, तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मैंने क्या बोला, मैं लिखते हुए चलता हूं ताकि आपको, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब होता है द्रव्यमान, ये क्या है आपका मास है, ये क्या है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है। तो ये है मास और ये है आपका वेलोसिटी। मास मतलब, मैं फिर से बोल देता हूं हिंदी वालों के लिए, ठीक है, मास मतलब होता है आपका द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब होता है वेग, मोमेंटम मतलब होता है संवेग, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश चीजों को करना है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे। देखो तो मोमेंटम जो होता है इसको हम लोग एम से नहीं लिखते, मोमेंटम को जो हमेशा लिखा जाता है ये लिखा जाता है आपको पी से, ठीक है। तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। पहला तो चीज आपको ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो मोमेंटम जो है, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, ये क्या है आपका, क्या ये आपका मोमेंटम जो है बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, एक बार ये भी पूछा गया था। तो याद रखिएगा जो मोमेंटम जो है, ठीक है, ये एक क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि है, ये भी चीज आपको याद रखना है। इसके साथ एक रिलेशन आप यहां कंटक ये करोगे कि फोर्स का जो रिलेशन होता है मोमेंटम के साथ, मतलब बल का जो रिलेशन होता है आपका संवेग के साथ, वो क्या होता है, ठीक है। संवेग जब मैं बोलूं तो आपको समझ जाना है हम मोमेंटम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्स का जो रिलेशन है, बल का जो रिलेशन है आपका मोमेंटम के साथ, वो होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, मतलब मोमेंटम में अगर समय के साथ अगर बदलाव आता है तो वो फोर्स देता है। दूसरा रिलेशन आपको, मैं एक चीज और बताता हूं, जो भी चीज मैं यहां आपको सिखा रहा हूं इससे आप लाखों लोगों के, एक क्वेश्चन से आप लाख लोगों को पीछे छोड़ने वाले हो। अब ये आपको डिसाइड करना है
कि आप इन चीजों को करना चाहते हो कि नहीं। अगर करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, तो जो फोर्स का जो रिलेशन होता है मोमेंटम के साथ वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू होता है फोर्स। मतलब मोमेंटम में, संवेग में अगर समय के साथ अगर चेंजेस आता है तो उससे हमें फोर्स मिलता है। अब बोलोगे सर वो कैसे, तो देखो मोमेंटम मैंने क्या बोला था, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, और नीचे क्या है आपका टाइम है, और आपको पता है v बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी मतलब वेग, टाइम मतलब समय। तो आपको पता है वेलोसिटी बाई टाइम जो होता है ये होता है आपका एक्सेलरेशन, दैट मीन्स त्वरण होता है। तो सिंपल सी बात है, m को m लिखेंगे और v बाई टी को हम लोग a लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से क्या क्या पॉइंट आपने समझा कि फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब टाइम, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब मास द्रव्यमान, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको समझ के रखना है। पहला, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास मतलब द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है। तो इसका अगर मैं बोलूं तो ये मोमेंटम का पहला रिलेशन आप समझ गए। दूसरा, मोमेंटम का जो दूसरा रिलेशन आपको फोर्स के साथ क्या होता है, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और अगर मैं फोर्स को लिखूं तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूं, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है फोर्स इक्वल टू होता है आपका, मैंने अभी बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम में जो समय के साथ जो चेंज आएगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं। अब देखिए इन मोमेंटम में बॉडी इज इंक्रीज बाय 40, ठीक है। मोमेंटम जो है बॉडी का वो इंक्रीज हो गया है, कितना मोमेंटम कितना इंक्रीज हो गया है, 40। कितना चेंज हुआ है, 40 का चेंज हुआ है। तो हम यहां 40 लिख देंगे, ठीक है, हम यहां 40 लिख देंगे, हम यहां 40 लिख देंगे, ठीक है। और टाइम कितना है मेरा, तो 5 सेकेंड का है, तो यहां मैं 5 लिख दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसको इस तरीके से करना है, जो रिलेशन जहां जिस तरीके से समझा रहा हूं उसको समझना है। अब देखिए ये फोर्स से 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा गया, हमेशा याद रखना फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है। अभी आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए सीजीएस यूनिट, सीजीएस मतलब होता है सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड, ठीक है। तो ये तो चीज आपको पता है कि इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है आपका डायन, DYNE, DYNE। तो फोर्स का यूनिट डायन भी होता है, DYNE। और फोर्स याद रखिएगा 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डायन होता है, तो 10⁵ डायन होता है। ये सब क्वेश्चंस अभी आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था। साथ ही साथ फोर्स से अभी दरोगा में पूछा गया था। सबसे पहले याद रखिएगा जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स का जो परिभाषा है न्यूटन के किस नियम से हमें पता चलता है, फोर्स का परिभाषा मतलब फोर्स का डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। तो फोर्स का जो डेफिनेशन है या परिभाषा जो है, तो याद रखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से हमें पता चलता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से हमें क्या पता चलता है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है, तो फोर्स का डेफिनेशन पता चलता है। और वही पूछा जाए कि फोर्स का क्वांटिटेटिव वैल्यू या फोर्स का सूत्र हमें किससे पता चलता है, तो न्यूटन का सेकेंड वाला से, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था कि जो मोमेंटम जो होता है उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है। अब ये देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो इसका तो आप समझ गए, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो आपका सिंपल है, ये वाला ही रिलेशन हमने यूज किया है, ठीक है। मोमेंटम आपका दिया हुआ है 40, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है आपका 5, तो क्या होता है 8×5 = 40, 8 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगर आपको मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं आपको, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिससे आप लाखों लोगों को छोड़ोगे, ठीक है, पीछे, क्योंकि आपको मैं वो समझा रहा हूं और वो बता रहा हूं जो लोग नहीं करके आएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम लोग मोमेंटम को दुगना कर देते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो आपको यही पता होना चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन था। तो मोमेंटम जो होता है काइनेटिक एनर्जी का
2/m होता है। p²/2m जो होता है आपको याद रखना है काइनेटिक। तो ये एक फॉर्मूला इस तरीके से याद रखोगे, या इस तरीके से भी इसको लिखा हुआ आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m रूट इक्वल टू p। अब वो किसी तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, पहला तो ये रिलेशन पूछ लिया गया था, दूसरा इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मोमेंटम को दुगना कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो अगर मोमेंटम को दुगना करोगे, यहां दुगना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा, अगर p पे यहां रखता हूं 2p तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4p² डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, तो पहले से कितना गुना हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अगर मोमेंटम का बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जो क्रिकेटर जो होता है बॉल क्या करता है, हाथ पीछे खींचते, ऐसा क्यों होता है। देखिए, जितना ज्यादा देर के बाद वो बॉल हाथ पे लगने देगा, फोर्स उसके हाथ में कम लगेगा। अब वो लोगों कैसे, मैंने अभी समझाया था, फोर्स इक्वल टू होता है मोमेंटम बाय टाइम, मोमेंटम बाय टाइम। अब देखो, ये फोर्स है, ये टाइम है, ठीक है, ये फोर्स है, ये टाइम है। तो मान लो कि टाइम जितना बढ़ेगा फोर्स उतना घटेगा, इसीलिए जितना पीछे हाथ खींचता है, क्यों, क्योंकि समय को इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे समय इंक्रीज होगा उस पे हाथ पे फोर्स कम लगेगा। और कैसे रिलेशन मिलेगा, वो इससे मिलेगा। तो ये भी चीज याद रखिएगा, वो कैच करने वाला जो क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, रेखीय संवेग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ प्लस न्यूटन थर्ड लॉ अगर वहां नहीं दिया रहेगा, वहां लिखा रहता है लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आपका क्या करता है, रॉकेट आपका काम करता है। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखिएगा, जो भी चीज हमने आपको यहां बताया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। Which physical quantity is given by the ratio of momentum to velocity? ये बिहार पुलिस में आया हुआ है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, सबको अगर नहीं पता होगा फॉर्मूला तो नहीं कर पाओगे। फिजिकल क्वांटिटी, वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात को, संवेग मतलब मोमेंटम, तो मोमेंटम में लिख देता हूं यहां, मोमेंटम, संवेग मतलब मोमेंटम, ठीक है, संवेग, और वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको मैंने अभी समझाया कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और यहां है आपका वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है, और मास मतलब द्रव्यमान, तो ये दोनों कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, मास, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मास। अब जो मैं पॉइंट यहां समझाऊं और जैसे जैसे कनेक्ट करूं आपको समझना है, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग मास पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, इसका क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मास। अब मास से देखो, सबसे पहला पॉइंट, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई चीज 10 केजी यहां है, सबसे पहले याद रखना इसका यूनिट क्या होता है, तो केजी होता है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, अभी एएसओ का मेंस का पेपर देखना, पूरा कंसेप्चुअल चीजें बस समझना है आपको। मैं फिर से चीजों को समझाते हुए चल रहा हूं और क्वेश्चंस भी कनेक्ट करते हुए। मास जो है आपका, ठीक है, मास कभी चेंज नहीं होता है। आपके अंदर कितना, ठीक है, मैटर है, पदार्थ है, वही बेसिकली मास है। ठीक है, मास कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपका यहां मान लीजिए 5 केजी है, ठीक है, तो आप कहीं भी जाओगे, चाहे ध्रुव पे रहोगे, चाहे इक्वेटर पे रहोगे, चाहे मार्स पे रहोगे, मून पे रहोगे, आपका मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो याद रखिएगा, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है केजी होता है। अब बोलोगे सर तो चेंज क्या होता है, चेंज जो होता है वो होता है आपका वेट, दैट मीन्स भार। अब वेट कैसे निकालते हैं, देखिए, ये तो क्या हो गया आपका मास, मास मतलब होता है द्रव्यमान। हमेशा याद रखना, मास में जब हम लोग g मल्टीप्लाई कर देंगे, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जैसे वेट क्या होगा, भार क्या होगा, मास इंटू जी। मास क्या है, द्रव्यमान, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग 9.8 लेते हैं आपका अर्थ पे, ये चेंज होगा। अगर मान लीजिए यहां 10 है या 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो इसी चीज को अगर हम लोग मून पे ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि आपका वेट जो है यहां 60 न्यूटन है, याद रखिएगा वेट हमेशा न्यूटन में लिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेट न्यूटन में, भार न्यूटन में, मास केजी में। मास चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, वेट आपका चेंज होगा। तो ये जो 60 न्यूटन है, ठीक है, अगर यहां आप 60 न्यूटन है, किसी चीज का भार क्या है 60 न्यूटन है, तो इसको अगर मून पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1/6 भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जी जो है स्मॉल जी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वो 1/6 हो जाएगा। तो 60, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। ये कंसेप्ट पक्का याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तीसरा जो अभी दरोगा में आपका आया हुआ था, प्री में कॉन्फ्यूजन क्रिएट किया था, याद रखिएगा जो आपका क्या इनर्सिया होता है, जड़त्व होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा मास पे वो डिपेंड करता है। मान लीजिए जो इनर्सिया का मैं बात कर रहा हूं, जड़त्व का मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि किसी बॉडी का मास अगर कम है तो जड़त्व उसमें कम होगा, ठीक है, किसी बॉडी का मास अगर ज्यादा है तो उसमें जड़त्व ज्यादा होगा। तो ये रिलेशन, जैसे कि मान लीजिए एक बॉल है, हैवी बॉल है, और एक आपका छोटा एक हल्का बॉल है, अगर दोनों को सेम फोर्स से अगर आप ये करोगे, ठीक है, तो जो छोटा वाला बॉल है वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा, पर जो बड़ा वाला बॉल है वो चलता हुआ जाएगा, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस भी प्ले करेगा। बट अभी के लिए इतना याद रखो कि मास अगर किसी बॉडी का, द्रव्यमान किसी बॉडी का ज्यादा है तो क्या होगा, उसका जो है आपका जो इनर्सिया है, मतलब जड़त्व है, वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट आपको याद रखना है। तो मास का यूनिट होता है आपका केजी, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, जो कि आपका चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्स का यूनिट होता है, आपको याद रखिएगा, फोर्स और वेट दोनों सेम यूनिट रहेगा, याद रखिएगा, न्यूटन, ठीक है। इंपल्स पता है, आवेग, इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, धक धक, मतलब एकदम फोर्स, एकदम माइन्यूट सेकंड के लिए जो लगता है। इंपल्स का याद रखिएगा फॉर्मूला जो होता है, इंपल्स इक्वल टू होता है F इंटू टी, न्यूटन मीटर होता है, याद रखिएगा। इंपल्स कैसे निकालोगे, इंपल्स आवेग, तो F इंटू टू, फोर्स इंटू टाइम जो होता है वो हमें इंपल्स देता है, फोर्स इंटू टाइम इंपल्स देता है। यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका मास आंसर हो जाएगा सेकंड वाला का। तीसरे पे आएगा। अब ये अभी आपका जो प्री का जो एग्जाम हुआ था दरोगा वाला, उसमें भी पूछा गया था, गति के तीन नियम है जो आपको पता होना चाहिए। क्या है, गति का जो 3 नियम है वो आपको पता होना चाहिए। इस पे आपको बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से इसको समझ के रखना है। अब तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला नियम, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या होगा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। पहला रिलेशन, सबसे पहले आप ये समझो कि V क्या है, U क्या है, A क्या है, T है। V आपका क्या होगा, फाइनल स्पीड कितना है, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड बोल रहा हूं मैं, फाइनल वेलोसिटी कितना है। स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है पता है ना, मतलब आपका वेग में और चाल में क्या अंतर है। वेग मतलब होता है, आपको अच्छे से याद रखिएगा, वेलोसिटी वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। पर जो आपका क्या चाल जो है, स्पीड जो है, ये स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो, अगर इसको, इस चीज को समझने के लिए एक चीज आप समझिए कि कोई एक बॉल है, ठीक है, ये यहां रखा हुआ है, ये यहां से गिर रहा है, तो यहां क्या, अभी तो ये रुका हुआ है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब ये रुका हुआ है। तो यहां आपका जो u है, u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यहां आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कुछ इसका वेलोसिटी होगा, यहां गिरने से पहले, रुकने से पहले कुछ इसका वेलोसिटी होगा, तो यहां कुछ वेलोसिटी हो सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग जो होगा आपका, इनिशियल वैल्यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉल हमने यहां रखा, रुका हुआ है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया,
जीरो हो गया, यू जीरो हो गया। अब वहां से हमने छोड़ दिया, तब धीरे 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 गिरने लग गया। अब इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा टक्कर लगने से नीचे से पहले। तो यू मतलब प्रारंभिक वेग, भी मतलब फाइनल वेग, ठीक है। ये हो गया। ए मतलब है एक्सेलरेशन है, टी मतलब आपका टाइम है, एस मतलब क्या है, तो ये पोजीशन है। मान लीजिए ये यहां से कितने दूर पे है, तो एस हमने ले लिया इसको, ये कितने दूर पे है, तो ये बेसिकली आपको दिखाता है कि कितना विस्थापन है, मतलब कितना डिस्टेंस पे है बेसिकली। तो ये एस हो गया यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ है, आधा है ए टी स्क्वायर, और भी और यू क्या है, फाइनल है। ये चीज आप समझ गए। अब ये जो रिलेशन है आपका किसके बीच में रिलेशन दे रहा है, आप याद रखिएगा, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो पहला जो इसका गति का जो पहला नियम है वो किसके बीच में रिलेशन देता है, तो वेलोसिटी और टाइम, मतलब वेग और समय के बीच में रिलेशन देता है। दूसरा वाला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अच्छे से ये एकदम लिख लो, दिमाग में छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो रिलेशन देता है किसके बीच में देता है, तो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और किसके बीच में देता है, आपका समय के बीच में, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में ये रिलेशन देता है, या डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये रिलेशन देता है, दूरी और समय के बीच में ये आपका रिलेशन देता है। और तीसरा जो है आपका, ठीक है, ये जो है आपका v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है आपका वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता है, वेलोसिटी और आपका डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता है, ठीक है, मतलब वेग और पोजीशन कितना दूर पे है उसके बीच में आपका रिलेशन देता है, ठीक है। तो ये है आपका वेलोसिटी टाइम के बीच में देता है, ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में देता है, ये और वेलोसिटी और आपका डिस्टेंस के बीच में देता है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब u का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद त्वरण मुझे दिया हुआ है, दैट मींस एक्सेलरेशन मुझे कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 10 सेकेंड के बाद, मतलब टाइम भी मुझे दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद वेग होगा, मतलब 10 सेकेंड के बाद वेग पूछा है, मतलब v का वैल्यू पूछा है 10 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो आप कौन सा इक्वेशन लगाओगे, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v दिया हुआ है, मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ये वाला इक्वेशन मेरा यहाँ सेटिस्फाइड हो जा रहा है, भी क्योंकि मुझे भी निकालना है, तो ये वाला मैं डायरेक्टली यहाँ यूज करूंगा, भी मुझे निकालना है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। यू क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड, ए क्या होगा 0.5 होगा, और टाइम क्या होगा मेरा 10 सेकेंड होगा, ठीक है। तो 0.5 ये 10 है, तो आधा हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, तो 7 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये वाला रिलेशन याद रखिएगा, आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन नट, ओके, ये हिंदी में नहीं आया क्या, कोई बात नहीं। ए नट इज ओपन बाय 150 न्यूटन, मान लीजिए कोई भी एक नट है, ठीक है, कोई भी एक नट है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए इसमें कोई नट होगा एक, ठीक है, एक नट है, इसको जैसे कि खोलना है, ठीक है, इसको खोलना है इसको, ठीक है, जिसमें 150 न्यूटन बल लगा के इसको खोलना पड़ता है, ठीक है। तो ए नट इज ओपन बाय 150 न्यूटन फोर्स यूजिंग 40 सेंटीमीटर लीवर। आप सिंपल समझो, देखो ये कोई नट है, ठीक है, इसमें आप क्या लगाए हो, मान लो एक सलाई रिंच लगा दी हो, सलाई रिंच, ठीक है। तो सलाई रिंच आपने इसमें लगा दिया, ये आपका नट है, आपने एक सलाई रिंच लगा दिया जिसका जो लंबाई है ये 40 सेंटीमीटर है, और फोर्स जो लगाया गया है 150 न्यूटन, ठीक है। इस नट को खोलने के लिए, इस नट को खोलने के लिए एक रिंच है आपके पास, मान लीजिए ये रिंच है, ये नट आप खोल रहे हो इस तरीके से, तो नट खोलने के लिए फोर्स आप लगा रहे हो 150 न्यूटन का, और जो ये है इसका जो लंबाई है रिंच का वो है 40 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि अगर हम लोग फोर्स 150 के जगह हम लोग 50 न्यूटन अगर लगाते हैं तो इसका फिर लंबाई, ये जो आपने ये रिंच लिया है इसका लंबाई हमें कितना का चाहिए होगा, ठीक है। ये अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट याद रखना है, टॉर्क। टॉर्क आपने सुना होगा, टॉर्क इवन मूवी भी आया था,
ठीक है, टॉर्क, कितना टॉर्क देता है गाड़ी, ठीक है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, टॉर्क इक्वल टू होता है आर इंटू एफ, ठीक है। ये आर क्या है, देखिए आर होता है कोई भी जगह से, मान लीजिए आप ये केवाड़ी भी खोलते हो, दरवाजा होता है तो हिंज लगा होता है, ऐसे खोलते हो यहाँ लगा होता है ना, ऐसे ऐसे बंद करते हो फिर ऐसे खोलते हो, तो यहाँ क्या लगा हुआ होता है, लगा होता है, एक नट लगा होता है। तो उस नट से लेके पूरा लंबाई तक, तो जैसे कि ये नट है, यहां से यहां तक जो ये लंबाई हो जाएगा वो होता है इसका आर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइवट से लेके जो पूरा डिस्टेंस होता है। तो ये मतलब मेरा दरवाजा है, यहाँ हिंज लगा होता है, ऐसे खोलते हो बंद करते हो, तो जहां से खुलता बंद है मतलब एक क्या लगा होता है ना कॉर्नर में, तो वहां से जो टोटल डिस्टेंस उसका, उसी प्रकार से आपका ये नट है, नट से लेके जिसका पूरा रेंज का जो लंबाई है वो आर है आप मानो, और इसमें जो फोर्स लगा रहे हो वो है आपका न्यूटन में। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये याद रखना, एक बार बीपीएस में पूछा गया था कि टॉर्क जो है कैसा है, कैसा है, मतलब सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स ये सदिश राशि है, कैसा है, सदिश, दैट मीन्स ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। इसका यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन मीटर होता है, इसका यूनिट होता है, आपको याद रखना क्या होता है, न्यूटन मीटर। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए होता है, आप याद रखिएगा R1 इंटू F1 इक्वल टू होता है R2 इंटू F2। R1 मेरा कितना है, तो R1 मेरा है 40, F1 कितना है मेरा, तो 150, R2 मेरा कितना है, तो मुझे ये निकालना है R2, और F2 मेरा कितना है, तो F2 मेरा 50 हो गया, ठीक है, यहां समझ में है। ये 50 3 गुना जाएगा, तो ये 50 से 3 गुना चला गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो R2 आ गया आपका 120 सेंटीमीटर, कितना आ गया R2, 120 सेंटीमीटर आ गया, समझ में आया। बट ये क्या है, मीटर में दिया हुआ है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करोगे 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1.2 मीटर। तो टॉर्क का कंसेप्ट याद रखिएगा, टॉर्क इक्वल टू होता है आर इंटू एफ। आर क्या है, यहाँ लंबाई, हिंज से लंबाई, जैसे ये मेरा हाथ हो गया, ये क्या है, हिंज है, तो ये मेरा ये हो गया, ऐसे ऐसे अगर मैं करूं, ये हाँ, ये एल्बो मानो, ये वाला हिंज है आपका, जहां से आप फोल्ड कर सकते हो, घुमा सकते हो, यहां से लेके यहां तक का जो है ये आर हो गया, और जो फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स हो गया, ठीक है। कमाल का नहीं हो गया, देखो टॉर्क मतलब क्या, टॉर्क आर इंटू एफ, न्यूटन मीटर, तो यहां से हो गया आपका ये हिंज हो गया, ये हिंज मतलब जहां से नॉट घूमता है, तो ये हो गया यहां से यहां तक ये पूरा, तो यहां से यहां आर, और इसमें जो लगा रहे हो ये फोर्स एफ, तो यही हो गया टॉर्क आर इंटू एफ, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी से बहुत चीज है, बट अभी के लिए आप इतना ही याद रखो। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल, एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकेंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुनी कर दी जाए तो नया दोलन काल होगा। दोलन काल मतलब होता है टाइम पीरियड। देखो सबसे पहले तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन इस पे फॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले याद रखना टाइम पीरियड ऑफ जो पेंडुलम होता है, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है मतलब किसी भी पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम मतलब सरल लोलक का जो टाइम पीरियड होता है, जो दोलन काल, टाइम पीरियड मतलब दोलन काल, ठीक है, और सिंपल पेंडुलम मतलब सरल लोलक, ठीक है। तो जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो दिया जाता है टाइम पीरियड इक्वल टू 2π रूट L/G। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π, टाइम पीरियड मतलब मैं बता दे रहा हूं बार बार, ये होगा दोलन काल, ठीक है, दोलन काल। तो टाइम पीरियड जो होता है 2π रूट L/G, यहाँ 2π क्या है, ये कांस्टेंट है, जी भी आपका कांस्टेंट है। तो बेसिकली टाइम पीरियड डिपेंड किस पे अभी कर रहा है, अभी के लिए ये समय, ये जगह में, एक जगह में, किसी जगह में मान लो यहाँ लोलक है, मतलब आपका ये घूम रहा है, ऐसा सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लो कि एल को अगर हम लोग पहले जो भी था, ठीक है, बोला कि एक सरल लोलक का दोलन काल 3 था, तो मान लो कि इसका ये पूरा का क्या था आपका 3 था, तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूं, ठीक है। अब बोला है कि इसका लंबाई जो है आपका कितना कर दिया गया है, लंबाई इसका 9 गुना कर दिया है। तो पहले जो भी था, अगर नया वाला हम लोग T1 लेते हैं तो लिखेंगे 2π, ठीक है, रूट L/G। L क्या हो गया, ये 9 गुना हो गया, पहले जितना भी था उसका 9 गुना,
9 गुना, तो 9 बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 पाई रूट एल बाई जी, और ये 2 पाई रूट, ये जो वाला पोर्शन है 2 पाई रूट एल बाई जी, ये तो यही है, इसका वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, 3 ही दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा, ये 9 सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया? अरे सिंपल है, देखो ये इसका वैल्यू मुझे 3 दिया हुआ है, ठीक है, और बोला एल का वैल्यू 9 गुना कर दिया गया पहले से, तो 9L हो जाएगा, 9 बाहर निकलेगा रूट से तो 3 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 3 मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 सेकेंड हो जाएगा। अब जो मैं क्वेश्चंस आपको यहां बताने वाला हूं वो ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम लोग लोलक का बात करते हैं, ठीक है, सरल लोलक का बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम का अगर हम लोग बात करते हैं, पहला पॉइंट आप याद रखोगे ये वाला फॉर्मूला 2 पाई रूट एल बाई जी। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइम पीरियड है, जो गर्मी आएगा, ठीक है, अब मान लीजिए गर्मी का मौसम आ गया, तो जब गर्मी आएगा तो इसका जो समय काल है, क्या ये बढ़ेगा, क्या ये सुस्त हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सुस्त हो जाएगा या ये फास्ट हो जाएगा, आपको पूछा जाएगा। देखिए, तो समय काल इसका बढ़ेगा कि घटेगा, गर्मी के महीना में इसका समय काल बढ़ेगा कि घटेगा, तो याद रखिएगा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एल जो है गर्मी में क्या होगा, ये मेटल से बना होता है, धातु से बना होता है, तो इसका लंबाई गर्मी में बढ़ जाएगा, और जैसे ही एल बढ़ेगा ये टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। सिंपल है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, कोई भी चीज बढ़ जाता है क्योंकि उसमें एक्सपेंशन आता है, ठीक है, आपने देखा है, आपका दरवाजा देख लेना, गर्मी में क्या होगा, नीचे सटने लगेगा इसमें घर का, और जैसे ही फिर से ठंडा आएगा तो क्या हो जाएगा, सुटुक जाता है, ठीक है, तो यही चीज है। तो गर्मी के मौसम में क्या होगा, ये सुस्त हो जाएगा, अच्छे से याद रखना, ऑप्शन में था सुस्त हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। दूसरा, ठीक है, ये तो हम लोग यहां पे बात की, अगर यही चीज को हम लोग मून पे ले जाते हैं या पोल पे, ध्रुव पे ले जाते हैं, तब क्या होगा। अब देखो, जी पे ये डिपेंड करेगा, अगर हम लोग मान लो ये इक्वेटर पे है, अभी क्या है, ये ध्रुव पे है, यहाँ इक्वेटर पे है, ठीक है, अगर मान लो कि इसको हम लोग पोल पे ले जाते हैं, ध्रुव पे ले जाते हैं, तो फिर क्या होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट में यहां बता रहा हूं, जो आपको याद रखना है, जो आपको एसओ में भी पूछा गया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है ये डिपेंड करता है जी एम बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको अर्थ पे हम लोग मानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो क्या है, ये क्या है, कैपिटल जी क्या है, ये तो सबको पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छे से याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका यूनिट क्या होता है, कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है, बहुत बार पूछा गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जी का वैल्यू होता है, कैपिटल जी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, सार्वभौमिक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोला जाता है। ये एम क्या है, अर्थ का मास है, वो भी कांस्टेंट है। तो जी जो बेसिकली डिपेंड करता है रेडियस ऑफ अर्थ पे, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो सिंपल सी बात है, इक्वेटर पे क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब जी का वैल्यू यहां क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और जी का वैल्यू ज्यादा कहां होगा, ये पोल पे होगा, क्योंकि यहां रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, आपका कम है। जहां रेडियस ऑफ अर्थ मतलब त्रिज्या, अर्थ का त्रिज्या इक्वेटर पे ज्यादा है, तो जी का वैल्यू कम गया, पोल पे क्या है, आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू क्या होगा, ये कम होगा, तो यहां जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल। तो अगर मैं बोलूं कि जो आपका जो सिंपल पेंडुलम है, अगर वो इक्वेटर से, ठीक है, पोल की तरफ जाता है, ठीक है, पोल की तरफ जाता है, तो ये स्लो होगा कि फास्ट होगा। तो आप बोलोगे सर जी यहां बढ़ जा रहा है, जी बढ़ जा रहा है, मतलब टी क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। टी घटना मतलब समय घटना, मतलब इसका ये क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी करेगा। टाइम घट जाना, ये मत बोलना कि टाइम बढ़ जाएगा, टाइम घट जाएगा, जी बढ़ जाएगा यहाँ, तो ये टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, और दुरुस्त हो जाएगा, और ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है।
फास्ट हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कोई भी पेंडुलम यहाँ है और इसको हम लोग मून पे ले जाते हैं तो उसका समय काल घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। जी यहाँ से क्या है, वहाँ कम है, तो जी अगर कम होगा, ठीक है, जी अगर कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ जाएगा, मतलब इसमें टाइम वहाँ ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। देखिए क्या बोला है कि ए 100 ग्राम मास अटेन्स ए वेलोसिटी इतना, ठीक है, इन 25 सेकेंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स। सिंपल है, कोई भी एक मतलब बॉडी है, मान लो कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है जिसका जो आपका द्रव्यमान मास दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है, हम समझते हुए चलेगा 100 ग्राम, ठीक है, अटेन्स ए वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी मतलब कितना वेलोसिटी से वो जा रहा है, कितना वेलोसिटी वो अटेंड कर पा रहा है, तो वेग इसका कितना है मान लो तो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 सेंटीमीटर इन 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और 50 सेंटीमीटर अटेंड वेलोसिटी ऑफ 50, इतना वेलोसिटी वो अटेंड करता है कितना में, तो टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड में, 25 सेकेंड में, ठीक है। तो कोई भी एक बॉडी है, इतना स्पीड से चल रहा है और समय इतना दिया हुआ है हमें, ठीक है। पहला पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण v/t होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, मतलब वेग बाय समय होता है। तो वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है 50, टाइम मुझे दिया हुआ है 25, ठीक है, 2 से काटोगे तो यह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हो गया मेरा, सॉरी एक्सेलरेशन हो गया मेरा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, डेट मीन्स ये CGS, सेंटीमीटर मतलब CGS यूनिट। तो 50/2 आप करोगे, और ये क्या एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। और क्या बोला, फोर्स मुझे निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मेरा कितना है 100 ग्राम है, तो मैं यहाँ 100 लिख दूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरा कितना है, तो एक्सेलरेशन मैंने अभी यहाँ निकाला है 2 है, तो मैं 2 लिख दूंगा। तो 200 क्या होगा, यहाँ देखना 200 क्या है, मास क्या है आपका ग्राम में दिया होगा, देखो ग्राम में दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन कैसे दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आप क्या समझोगे कि अगर मुझे कोई चीज ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, डेट मीन्स ये क्या है, CGS यूनिट है, तो इसको आप लिख सकते हो 200 न्यूटन, नॉट न्यूटन, 200 डाइन। क्यों, क्योंकि ये CGS यूनिट में आपका दिया हुआ है, क्या है CGS। और 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये कंसेप्ट था, बस इसमें BSSC अमीन में पूछा गया। ये आइए पे बोल, द्रव्यमान स्थिर रखते हुए, मतलब मास को कांस्टेंट रखा है, स्थिर रखते हुए यदि किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग कितना होगा। सिंपल, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये पे वेलोसिटी पे बॉडी इज डबल कीपिंग मास कांस्टेंट। तो मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट ही रहता है, वेलोसिटी को अगर दुगना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 mv हो जाएगा। तो पहले mv था, अभी 2 mv हो गया, मतलब 2p हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं, इवन दरोगा में भी पूछा गया था, बिहार पुलिस में, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का है। ग्राफ बनाने आना चाहिए आपको, ग्राफ कैसे बनाओगे, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो जैसे कि यदि विस्थापन समय मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी रेखा है तो त्वरण का मान होगा, सीधी रेखा है, ठीक है। देखो त्वरण का मान क्या होगा, तो सिंपल सा आप समझोगे, इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करता हूं, 2-3 में ग्राफ यहां ड्रॉ करता हूं, उसको बस आपको समझना है। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं जो इसने बोला है, विस्थापन और समय, दैट मीन्स मैं डिस्टेंस ले लेता हूं और टाइम ले लेता हूं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी रेखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी रेखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी रेखा है, डेट मीन्स ये इस तरीके से हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है वो आखिर मुझे क्या देता है, मतलब विस्थापन और समय का। तो ये जो होगा आपका, आपको पता है वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी मतलब d/t। तो अगर आपको ये फॉर्मूलेस पता है तो आप ये चीज इजीली कर सकते हो। जैसे कि मुझे बोला कि
कि डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस मैंने लिख दिया, टाइम लिख दिया, और मुझे ये पता है कि डिस्टेंस बाय जो टाइम होता है वो आखिर क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है, वेग होता है, ठीक है। अब ये बोला है कि डिस्टेंस बाय टाइम जो ये स्ट्रेट है, इस तरीके से स्ट्रेट, डेट मीन्स ये है कि जो है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब ये है कि जो आपका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये आपका कांस्टेंट होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन इक्वल टू, सिंपल सी बात है, देखो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये है कि इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या नहीं हो रहा है? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो इसका क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt, मतलब एक्सेलरेशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब आपका वेग में समय के साथ जो चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। और यहाँ जो ये वेलोसिटी जो है ये चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्यों चेंज नहीं हो रहा है बोलोगे? क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ये कांस्टेंट है, बस इतना पे ये रुका हुआ है। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है, जब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये इसी पे मान लो कि यहाँ ये मैं 0 ले लेता हूँ, ये 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, और ये वाला मैं 3 ले लेता हूँ, मतलब गाड़ी बढ़ ही नहीं रहा है, गाड़ी मतलब सेम डिस्टेंस इतना पे, मतलब ये रुका हुआ है समय के साथ। समय तो बढ़ रहा है, ये तो बढ़ रहा है, 1 2 3, ठीक है। मान लो यहां मैं लिखता हूं 1 2 3 4, ये तो बढ़ रहा है, पर ये जो डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट है, मतलब गाड़ी आपका क्या हुआ है, रुका हुआ है, मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो अगर वेलोसिटी अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ये बस इतना इसमें समझना था। एक क्वेश्चन और आपको पूछा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होगा, मतलब एक समान त्वरण का ग्राफ क्या होगा। एक समान मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहां मैं v लिखूंगा, यहां मैं t लिखूंगा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों, त्वरण क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v/t, वेग बाय समय। ये क्या देता है, आपका एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया v/t। v/t अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है तो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, एक समान त्वरण का क्या है, ये आपका ग्राफ है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में पूछा गया था कि नेगेटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है। नेगेटिव मतलब इस तरीके से, ये नेगेटिव है मतलब घट रहा है, नेगेटिव मतलब घट रहा है। ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है आपका टाइम। तो जब नेगेटिव है मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, 1 2 3 4 5, क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है, ये समय है, ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है। तो समय के साथ क्या हो रहा है कि ये घट रहा है, जिसको बोला जाता है नेगेटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या देता है, तो इसको मंदन बोला जाता है या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब समय के साथ आपका जो वेग है, वेलोसिटी है, वो घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी आपका घट रहा है। तो ये वेलोसिटी है टाइम में नेगेटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, रिटार्डेशन देता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए, क्या है, सरल आवर्त गति, ठीक है, मैक्सी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब उसकी, सिंपल सी बात है, सिंपल हार्मोनिक, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई भी एक पेंडुलम का भी अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज में अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा किसी में भी लेते हैं तो ये होता है mgh। ये मास है, ये तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, h मतलब वो कितना दूर, जितना ज्यादा दूर जाएगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। जितना ज्यादा h जितना ऊपर रहेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा। तो ये a है, a/2 है, a/4 है, a/3 है, तो इसका a इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ और इंक्लूडेड होगा, बट मेन जो कंसेप्ट है वो यही है। उसके बाद स्लोप, देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ये है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति दर्शाने वाला वेग समय, ठीक है, क्या बोला है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब समझते हो, देखो एक समान गति, गति क्या है, एक समान है, मतलब ये गति हमने एक समान कर दिया है, ठीक है। पहले में तो गति ही 0 था, ठीक है, क्या है यहां पहले क्या था, डिस्टेंस था, अभी क्या है यहाँ वेलोसिटी है, तो डायरेक्टली मुझे किसका देगा, v/t इक्वल टू क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, त्वरण। तो त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ, ये 0 हो जाएगा। बोलेगा क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम मुझे देता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, क्या बोला है, एक समान गति हो रहा है, तो गति एक समान है। मान लो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसी से चलते जा रहा है, ठीक है, समय बढ़ रहा है और उसी से जा रहा है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है, आप बोलोगे नहीं हो रहा है, समय तो बढ़ रहा है पर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो मतलब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज मतलब 0, तो ऊपर 0 रखोगे तो ओवरऑल एक्सेलरेशन भी आपका 0 हो जाएगा। तो वही बोला है, एक समान गति दर्शाने वाली वेग समय का ग्राफ का ढाल होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां आपको एक्सेलरेशन पूछा गया होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछेगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो इसमें कंसेप्ट ये है, ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें पता चल रहा है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। थोड़ा समझ डेवलप करना है बस। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा U है, यदि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक खींचा जाए तो नई स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखो जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे और स्प्रिंग का बात करेंगे, तो स्प्रिंग का जब भी हम लोग बात करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये होता है हाफ kx²। ये k जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यहाँ डायरेक्टली डिपेंड करता है x पे, x² पे। x² क्या है, कितना आपने खींचा है, ठीक है, बस ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या बोला है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर, मैं मान लेता हूं जो मेरा U2/U1, U1 क्या है, जब मैंने 2 सेंटीमीटर खींचा तब मेरा एनर्जी कितना है, इतना, ठीक है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो U1 x², 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर में कर देता हूं। फिर मुझे क्या निकालना है कि मैं 10 सेंटीमीटर अगर मैं खींचता हूं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, का स्क्वायर कर देता हूँ, और ये वाला कहाँ से आया, यहाँ से आया, कहाँ से, यहाँ से आया, सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी में पहले के ले लिया, तो बोला है कि जब 2 सेंटीमीटर हम लोग खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इतना रहता है, तो 10 सेंटीमीटर खींचेंगे तो कितना रहेगा, तो मैंने U2 ले लिया, ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा, 100/4 आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ है U2, यहाँ है U1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, तो U2 जो हो जाएगा आपका 25 U1, ठीक है, तो 25 U1 मतलब U, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप यहाँ U2 मैंने U1 ले लिया, आप डायरेक्टली यहाँ U1 के जगह U भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था पूरा का पूरा जो मुझे आपको यहाँ समझाना था। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी बोलिएगा कैसा लगा क्लास, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा समझना है, थोड़ा की नोट्स बनाना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन, ये वैसे क्वेश्चन है जो आपको करना है वहाँ, ताकि आप लाखों लोगों को इजीली पीछे छोड़ पाओ। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट कीजिएगा। ये आपका सीओ सिलेक्शन ग्रुप जुड़ने का भी लिंक इसी ग्रुप में है। जय हिंद।